आज बात करेंगे हम आरबीएनएल की। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर इस स्टॉक को मैं 160 रुपीज में फिर से ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में आज भी मैं अपनी एंट्री बना सकती थी, लेकिन जब मार्केट ग्रीन हो और स्टॉक ग्रीन हो तो मैं एंट्री नहीं लेती। ये मेरा रूल है। अप्रैल 2023 से मैं इस स्टॉक को देख रही हूँ कि मैं कब इसमें अपनी पोजीशन बना सकती हूँ, क्योंकि आरबीएनएल के अगर फंडामेंटली आप देखोगे ना तो काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। साथ में इसको जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी देखने लायक है। क्योंकि मुझे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी थी तो मुझे इस स्टॉक को एक सही प्राइस पे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ना तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। और अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सन 2023 से 24 के बीच में जो इनकी ऑर्डर बुक की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पर 2023 से 24 की अगर हम बात करें ना तो इसकी जो ऑर्डर बुक है, मतलब लगातार आरबीएनएल ने बिडिंग जीती है, लगातार प्रोजेक्ट मिले हैं इनको। अब दूसरा कारण ये था इस स्टॉक में अपनी पोजिशन बनाने का कि जो सरकार है वो रेलवे को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर उसको मॉडर्नाइज करना चाहती है, जिस तरीके से उसको डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी कि मुझे इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है। लेकिन हुआ ये कि मुझे लगा कि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि इसको लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आया ही, वो रेंज बाउंड हो गया। अब इस स्टॉक को सही प्राइस, क्योंकि मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी थी तो एक सही प्राइस पर पकड़ना भी बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि अब इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी लॉन्ग साइकिल होती है, उसको कम से कम 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, किसी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ गया था कि अब ये स्टॉक मुझे एक सही प्राइस पर मिलना बहुत मुश्किल है। तभी मैंने इस स्टॉक में करीब एवरेज करके 125 रुपये पर अपनी बाइंग किया, और अभी भी मैं उम्मीद में हूँ कि किसी तरीके से थोड़ा नीचे आ जाएगा तो मैं इसे पकड़ लूंगी। देखो, अगर इनके ऑर्डर बुक की मैं बात करूंगी ना तो और उसको एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें पता होगा आरबीएनएल को कौन कौन से प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल नए हैं, अगर उनको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको अपने वर्ड फाइल की जो स्क्रीनशॉट की वीडियो है वो बनाकर शेयर कर दूंगी। देखो, पर्सनली ऐसा मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक है वो अभी भी एक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अगर आपको इस स्टॉक में अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अभी भी इसको पकड़ सकते हो, क्योंकि जो आरबीएनएल है वो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। कोई लफड़ा नहीं है, बस एक गवर्नमेंट ही है जहां पर आकर इसकी बात अटक जाती है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है प्रोजेक्ट्स का, और कितना वक्त लगेगा। हालांकि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट किसकी आने वाली है। देखो, हमें ये भी समझना पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है। 1% हमें रिस्क लेकर ये सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें सभी को आइडिया है कि सरकार किसकी रहने वाली है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखो, मैं किसी भी तरीके से आपको ये नहीं बोल रही हूँ, एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आओ और आरबीएनएल में इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ। जिस तरीके से कंपनी की एनालिसिस मैंने करी है, और स्पेशली अगर मैं 2023-24 की फाइल की एनालिसिस की बात करूँ ना इस कंपनी की, तो ये कंपनी काफ़ी आगे तक नज़र आ रही है मुझे, और इसका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। क्योंकि मैं जब भी किसी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं उसका फ्यूचर ज़रूर एंटिसिपेट करने की कोशिश करती हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो IRFC है ना, जो रेलवे को फंड रेज करने का काम करती है, इस कंपनी पर भी, इस कंपनी के स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। और नज़र क्यों रखनी चाहिए, मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। और उस वीडियो को बनाने के बाद IRFC ने कितना हाई बनाया है, कितने % रिटर्न दे दिए हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर लेना इस बात को। अब वापस चलते हैं आरबीएनएल पे। आरबीएनएल के बारे में बता दूं, ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिखती है कंपनी। ऑर्डर बुक की मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर बुक किसी को चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे। बाकी फंडामेंटल फिगर्स की बात करें ना तो 2019 से अगर आप इसका डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने रेवेन्यू हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो इसका, या फिर नेट वर्थ हो, तीनों में ही कंटिन्यूसली इसने ग्रोथ दिखाई है एक अच्छी फिगर्स में। एक चीज़ और है यहाँ पर कि 2021 से जो 23 का जो डेटा है वो मैं आपको साइड में स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप खुद देख लेना कि इनके रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात एक और कि अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा जो प्रमोटर्स हैं इसमें 78% प्रमोटर्स बने हुए हैं, और 14.3% इसमें रिटेलर हैं, जबकि जो DII है वो 5.6% है।
तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ आरवीएनएल की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि सरकार जो है रेलवे को मॉडर्नाइज और उसको डेवलप करना चाहता है, और साथ में आरवीएनएल की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरीके से सरकार, ऐसा नहीं है सरकार का सिर्फ प्लान है, सरकार उस पर काम भी कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। देखो, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जब कोई कंपनी काम करती है ना, जब कोई कंपनी काम करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है अच्छे से, तो उसकी फिगर्स में फंडामेंटली स्ट्रांग होने में, उसकी फिगर्स को चेंज होने में कोई वक्त नहीं लगता। चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, चाहे पी रेशो हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, उस फिगर्स को बदलने में समय नहीं लगता। कोई स्टॉक कितने % का रिटर्न आपको कब दे जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि जो मार्केट है वो न्यूज़ के हिसाब से चलती है और जो शेयर है वो अपनी कंपनी की कंडीशंस के हिसाब से चलता है। ये बात आपको समझनी पड़ी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, देखो आप अपनी एक व्यू बनाती हूँ मैं आपको इस चैनल पर, अगर आप आए हो ना तो आपको हवा में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी है फैक्ट्स के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद ही उस फैक्ट्स को निकाल कर उसको समराइज कर मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और एक बात और बता दूँ कि इस वीडियो को किसी भी तरीके की टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो तो आप मेरे कहने से मत करो, आप खुद उसका फ्यूचर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा, उसमें इंटरनली कुछ हो भी रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, कंपनी ऐसे तो नहीं चल रही है, कंपनी थोड़ा ऐसे से करके चल रही है ना, तो अपनी जड़ों को अगर फैला रही है, अगर उसकी मान लो शेयर प्राइस ज़्यादा भी नहीं है, अगर जड़ों को फैलाने में लगी है, जब वो पक्की हो जाएगी तब वो एकदम से जंप करेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने दिमाग का यूज़ ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, नई एनालिसिस के साथ। प्लीज़ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।